एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री से केमिकल काइनेटिक्स क्लास नंबर 1। आज का क्लास पहला क्लास है केमिकल काइनेटिक्स का। आज के क्लास में जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, जो भी आपको बताया जाएगा अभी, उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे साथ ही में, ताकि आप ये समझ पाए कि आज आपने जो कुछ भी पढ़ा, जो भी समझा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आ सकता है, उसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है हैंड रिटेन नोट। तो यहाँ जो भी बताऊंगी आपको, वो नोट्स आपको मिल जाएगा। जैसे ही ये वीडियो आपको मिलेगा, उसके बाद इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी, वहां से आप इसे देख लेना। बाकी अभी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जानेंगे कि क्या क्या आपने पढ़ना है। स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्लास को। और क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को बेल आइकन को दबाकर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं क्या है केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का रूल यही है डियर, चाहे वो आप कोई भी चैप्टर, कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर हो, आपके फिजिक्स का चैप्टर हो, कोई भी साइंस हो, बायो का हो, तो जो चैप्टर का नेम होता है ना, पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो बेसिक बात होती है। बेसिक नॉलेज होगा तो आप कुछ ना कुछ तो समझ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ किसी को समझाने योग्य हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स वर्ड आते ही आपके समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं मूवमेंट की बात की जाएगी, कहीं ना कहीं गति की बात की जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, गति तो होगी, लेकिन किस चीज में? केमिकल रिएक्शन में। केमिकल, जहाँ केमिकल है वहाँ केमिकल रिएक्शन है, और जहाँ केमिकल रिएक्शन है वहाँ कुछ ना कुछ तो गति होगा ही होगा, मूवमेंट होगा ही होगा। बस यही है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जानेंगे हम लोग क्या क्या, कि कुछ रिएक्शन होते हैं जो वेरी फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं जो वेरी स्लो होते हैं, कुछ मॉडरेट रेट में होते हैं। तो कहने का है कि क्या है, किसका मीनिंग, किससे क्या समझना है, ये सारी बातें समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या हेल्प करता है आपको? हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स। ये बताता है आपको कि आपका केमिकल रिएक्शन जो आप पढ़ रहे हैं, वो कैसे होता है, कैसे हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, या एवरेज रेट पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी कौन देगा आपको? केमिकल काइनेटिक्स देगा, ठीक है। तो काइनेटिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है, जो काइनेसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मूवमेंट। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, आपकी क्लास 12 में जब आप आंसर लिखेंगे वहां पे काम आएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब अराइज करता है तो काइनेटिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव है वो पूछ सकता है, तो ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में काइनेसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मूवमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यूजफुल हो सकता है, ये आपको जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स तो ये कहता है आपको कि आपका जो रिएक्शन है वो कैसे होगा, कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपने क्लास 11th के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, या यानी कि दिया गया रिएक्शन होगा या नहीं, ये कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। थर्मोडायनेमिक्स ये कंफर्म कर देता है आपको कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। जैसे समझिएगा, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा अपने क्लास 11th में, तो वहां पे आपको बताया जाता है, जैसे एक चीज है कि जैसे पहाड़ से पानी का गिरना नीचे की ओर, वो पॉसिबल है, लेकिन पहाड़ के ऊपर पानी का चढ़ना, यानी नीचे से ऊपर पहाड़ पे पानी चढ़ाना, वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो प्रोसेस फिजिबल नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स आपको यही बताता है कि फिजिबिलिटी है या कि नहीं रिएक्शन का, या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये बताता है। और काइनेटिक्स जो है, केमिकल काइनेटिक्स जो है, वो बताता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अगर कोई रिएक्शन है कि हो सकता है, तो वो किस रेट से होगा, किस स्पीड से होगा, ये कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। आपने समझा? थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं, ठीक है। अगर होगा तो किस रेट से होगा, ये कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। यानी क्लास 11 भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 भी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि क्लास 11 में आपने जो पढ़ा उसको भैया डब्बे में डालो और क्लास 12 स्टार्ट कर दिया, नहीं। क्लास 11 में जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे कोर्स को भी ध्यान में रखिए, ओके।
चलिए अब जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिया गया है आपको, तो जानिए। कभी कभी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठा के दे देता है आपके बुकलेट पे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, thermodynamically diamond converted into graphite, but in reality the conversion rate is so slow that the change is not perceptible at all। देखिए कह रहा है कि थर्मोडायनेमिकली जो होता है वो डायमंड कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट होता है। थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि डायमंड जो है वो कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, ग्रेफाइट में, यानी कि फिजिबल रिएक्शन है। थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डायमंड कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट है यानी फिजिबल है, लेकिन ये होने का प्रोसेस इतना स्लो है कि वो परसिप्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये तो ठीक है कि रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन रिएक्शन पता ही नहीं चलता है और लोग मान लेते हैं कि डायमंड फॉरएवर है। डायमंड एकदम, मतलब आपने ऐड में भी देखा होगा डायमंड फॉरएवर बोलते हैं लोग, तो ये मान लिया जाता है क्योंकि बहुत स्लो होता है डायमंड का कन्वर्सन इन ग्रेफाइट। ओके, नाउ काइनेटिक्स का मतलब समझेंगे हम लोग। काइनेटिक्स स्टडीज नॉट ओनली हेल्प अस टू डिटरमाइन the speed or rate of chemical reaction but also describe the conditions by which the reaction rates can be altered। देखिए कह रहा है कि काइनेटिक्स जो होता है, केमिकल तो आप जानते ही हैं केमिकल क्या है, काइनेटिक्स पर ज्यादा फोकस है कि काइनेटिक्स जो है वो सिर्फ स्पीड और रेट ही नहीं बताता है, स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ही नहीं बताता है, बल्कि वो ये भी बताता है कि आपका जो रिएक्शन है उसका जो स्पीड है वो किन किन चीजों से अफेक्टेड हो सकता है, यानी कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसको चेंज कर देंगे आप तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें फेर बदल हो सकता है, बदलाव हो सकता है। तो वो 4 कंडीशन आप एकदम अभी से दिमाग में रख लीजिए, इसे आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने रख दिया है ताकि आप जान जाएं कि कौन सा ऐसा कंडीशन है या फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। अगर आप बढ़ाते घटाते हैं तो भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर को घटाते बढ़ाते हैं तो भी फर्क पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाते घटाते हैं तो भी फर्क पड़ेगा। और कैटलिस्ट तो आप सभी को पता है, अगर किसी रिएक्शन का रिएक्शन रेट बढ़ाना है तो वहां आप कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट के जार डालने से तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये 4 कंडीशन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस 4 कंडीशन से निकल कर आते हैं, जिसको डिटेल में आपको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है फर्दर आगे। तो यहाँ पे आप जाने कि ये 4 चीज, अगर कोई बोलता है आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और मान लीजिए क्या होगा, देखिए पहले समझ लीजिए ये 4 फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है, क्या क्या, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। अब आपसे करेगा क्या, दे देगा इसमें से, मतलब इसमें लिख देगा कि विच वन इज नॉट अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन, आपको किसमें, एमसीक्यूज में वहां पे लिखा रहेगा कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर लिख देगा और नीचे डेंसिटी लिख देगा। एक चौथे नंबर पे मान लीजिए डेंसिटी लिख दिया या 5वें पे डेंसिटी लिख दिया, ये 4 लिख के और 5वें नंबर पे डेंसिटी लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 चीज अफेक्ट करता है, डेंसिटी अफेक्ट नहीं करता है, तो आप टिक लगा देंगे कि डेंसिटी अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ गए। तो ये सब कुछ, जो कुछ भी छोटा छोटा आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ, छोटा छोटा लिखा हुआ, वो सब आपके एमसीक्यूज में भी वेरी वेरी हेल्पफुल होगा, इसलिए ध्यान रखिए। हमने अभी सिर्फ क्या जाना है, चैप्टर के बारे में जाना है अभी तक, कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, कैसे पता चलता है, या फिर वो किससे किससे अफेक्टेड होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने जाना। अब जानेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालेंगे कैसे। यानी हमने कहा कि ठीक है केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बताता है या स्पीड ऑफ रिएक्शन बताता है, तो आखिर स्पीड ऑफ रिएक्शन पता कैसे करेंगे, तो बस उसी को पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्पीड ऑफ अ रिएक्शन और द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, देखिए स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलिए या रेट ऑफ रिएक्शन बोलिए, वो डिफाइंड होता है कैसे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। ध्यान रखिएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ये, और प्रोडक्ट, ठीक है।
यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में पर यूनिट टाइम पर जो चेंजेस आता है वो चेंज ही बताता है क्या, स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन को। बात आ गई समझ में आपके। रिएक्टेंट बोलेंगे या प्रोडक्ट बोलेंगे, दोनों को कंसीडर नहीं करना है। आप एक रिएक्टेंट के बारे में भी समझ सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में भी समझ सकते हैं। दोनों में से कोई भी किसी का भी अगर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम बताया गया है तो आप समझ लेना कि वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहा है। मोर स्पेसिफिक इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, देखिए यहाँ जो अभी आपको लिखा हुआ दिखेगा ये न्यूमेरिकल पर्पस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट के पर्पस से। तो ये आपने एग्जामिनेशन में नहीं लिखना होता है। अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो सिर्फ उतना लिख के छोड़ देना है। ये समझना है न्यूमेरिकल के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। आप समझिए यहाँ पे क्या लिखा गया। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। उसको स्पेसिफाइड करके कह दिया कि पहले नंबर पे कि द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। कोई भी एनी वन रिएक्टेंट, मान लीजिए कभी कभी रिएक्टेंट एक दो होते हैं, एनी वन ऑफ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में जो डिक्रीज दिखता है आपको, उसी डिक्रीज का नाम हो जाएगा क्या, स्पीड ऑफ रिएक्शन। और अगर वही चीज इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट में दिखता है तो वो भी हो जाएगा। तो समझना क्या था यहाँ पे सिर्फ कि रिएक्टेंट का जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, क्योंकि रिएक्टेंट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हमने डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या किया कि अगर हम लेते हैं कंसिडरेशन में रिएक्टेंट को, समझिए यहाँ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक जगह लिखा गया, अगर हम लोगों ने कंसीडर किया किसे, रिएक्टेंट को, तो हम समझेंगे कि वहां पे रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, जिसको माइनस से दिखाया जाता है। आगे दिखेगा आपको, आपको बताऊंगी आगे। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। अगर मेरा प्रोडक्ट कंसिडरेशन में लिया गया है, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मैं प्रोडक्ट के माध्यम से दिखाऊंगी, तो मेरा क्या हो जाएगा, वहां पे इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट घटेगा बट प्रोडक्ट बढ़ेगा। टाइम के साथ रिएक्टेंट घटता जाएगा क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है कर रहा है कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। बस उसी के लिए यहाँ पे लिखा गया कि आपने रिएक्टेंट लिया तो डिक्रीज कर दीजिए, आपने प्रोडक्ट लिया है तो इंक्रीज कर दीजिए, जिसे प्लस से दिखाएंगे। आगे देख लेते हैं इसे। तो देखिए मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर। तो देखिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब वही रेट इन डिक्रीज कर दीजिए। डिसअपियरेंस मतलब घट रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो क्या होगा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बोल देंगे, नीचे बोल देंगे टाइम टेकन, ठीक है। टाइम टेकन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का, स्पीड ऑफ रिएक्शन का आपने डेफिनेशन देखा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूनिट टाइम, ठीक है, इन यूनिट टाइम, तो वही टाइम टेकन हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन आर बाई डेल्टा टी। तो आर, ये जो बिग ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है। ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, मैंने एक बार वीडियो शूट कर लिया था, मेरे वीडियो में आवाज ही नहीं आया, जिसकी वजह से ये वीडियो इतनी लेट से आपको मिल रहा है, मुझे इसे रीशूट करना पड़ रहा है, इसलिए ये सारी बातें आपको इस तरीके से दिख रही हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा लेट हुआ है लेकिन वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया मेरा, बिग ब्रैकेट जहां भी देखें वो कॉन्सेंट्रेशन है, और ये डेल्टा चेंज को दिखा रहा है, डेल्टा जहां भी दिख रहा है वो चेंज को दिखाता है। तो ये चेंज इन टाइम है, ठीक है, और ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर है। ओके, नाउ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, ये डिसअपियर होगा तो ये अपियर होगा क्योंकि ये बढ़ेगा मात्रा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बट ए टाइम टेकन। तो यहाँ पे फिर वही चीज मैंने लिखा है, देखिए इंक्रीज को प्लस से दिखाएंगे, डिक्रीज को माइनस से दिखाएंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि न्यूमेरिकल के समय इस माइनस का कोई असर पड़ेगा, नहीं, सिर्फ माइनस इसलिए है कि ये बता रहा है कि ये डिसअपियर हो रहा है, यहाँ प्लस इसलिए है कि ये बता रहा है कि अपियरेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे 1 माना, इसको 2 माना, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड गिवन रिप्रेजेंट्स द
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो आप दोनों तरीका देख रहे हैं लिखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज रेट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज रेट को। ओके, क्योंकि यहाँ चेंज इन टाइम दिया गया है, एवरेज रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि वो एवरेज रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब हम लोग जान लेंगे कि एवरेज रेट आखिर डिफाइन कैसे होगा। जैसा आपने पीछे लिखा हुआ देखा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ डिफाइन करेंगे। देखिएगा कैसे है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ऑफ अ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट बोलिए या प्रोडक्ट बोलिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट ओवर अ स्पेसिफाइड मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन इन यूनिट टाइम तो है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है, लेकिन उसी रेट ऑफ रिएक्शन को यदि हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफाइड टाइम पर लेते हैं, मिजरेबल पीरियड ऑफ टाइम पर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? एवरेज रेट हो जाता है। बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही रहेगा, लेकिन टाइम को सिर्फ क्या करना है आपको कि स्पेसिफाइड कर देना है, एक टाइम इंटरवल ले लेना है, एक फिक्स मेजरेबल टाइम पीरियड ले लेना है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एवरेज रेट में कन्वर्ट हो जाता है, एवरेज रेट में। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा गया कि आर एवरेज यानी रेट, एवरेज रेट क्या हो गया? माइनस डेल्टा आर। ये समझ रहे हैं आप कि ये निगेटिव इसलिए लगा है कि ये डिसअपियर हो रहा है, ये अपियर हो रहा है, तो ये हो गया एवरेज रेट। ठीक है, देखिए एवरेज रेट का मतलब क्या होता है समझ लीजिए इसको थोड़ा एग्जांपल से। मान लिया कि आपने किसी पॉइंट से गाड़ी चलाना स्टार्ट करा, ठीक है, तो आप गाड़ी जब चलाते हैं तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कहीं पे सड़क अच्छी होती है, स्मूथ होती है, तो आप तेजी से गाड़ी को खींच लेते हैं, मतलब चला लेते हैं। लेकिन अगर कहीं सड़क गड़बड़ है या ट्रैफिक है कहीं पे, तो होता है ना कि गाड़ी आपने स्लो कर दिया और मतलब एक धीरे से चलाया, तो कहीं पे स्पीड ज़्यादा है, कहीं पे स्पीड कम है, लेकिन जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप पहुँचते हैं, तो उस पहुँचने का जो एक टाइम निकाला जाता है, एक एवरेज कितने टाइम में आप वहाँ पहुँचे। पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं देखा जाता है। मान लीजिए कहीं का स्पीड तेज़ था, वो पर्टिकुलर पोजीशन हुआ, उसको इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप रेट देखते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड देखते हैं, तो वो आपका इंस्टेंटेनियस हो जाता है। लेकिन जब आप ओवरऑल देखते हैं कि कहीं पे स्पीड तेज थी, कम थी, ज़्यादा थी, उससे मतलब नहीं, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यानी एक जगह से चल के दूसरे जगह पहुँचते हैं, उसमें जो टाइम लगा वो अगर आप निकालते हैं तो वो एवरेज रेट कहलाता है। आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एक एवरेज निकाल लिया, कम ज़्यादा ये वो देखा नहीं, बस आपने देखा कि मुझे यहाँ से वहाँ आने में 2 घंटे का वक़्त लगा है, तो वो एवरेज हो गया, ठीक है? लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम पोजीशन पे आपने देखा, मेज़र किया, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? क्लियर हुआ आपको इतना सा? बस इसी को आगे पढ़ेंगे हम लोग। इंस्टेंटेनियस रेट क्या कहलाएगा? It is defined as the rate of change in concentration of any one of the reactant or product at a particular time. समझ गए? आप समझाने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देखा जाएगा, एकदम फिक्स 2 मिनट पे देखना है तो 2 मिनट पे देख लीजिए कि स्पीड क्या है, तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि डेल्टा टी जो होता है, आपके एवरेज रेट का जो डेल्टा टी होता है, वो टेंड्स टू जीरो। यानी टेंड्स टू जीरो का मतलब हुआ कि एकदम इनिशियली जो रेट आप निकालते हैं ना, वो इंस्टेंटेनियस रेट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लिखा गया और इस तरीके से लिखेंगे, तो ये जो चीज देख रहे हैं ये डेल्टा डेल्टा, ये बिग डेल्टा है, तो बिग है, बिग है। और जब ये टेंस टू जीरो हो जाता है, आपने कैलकुलस में ये पढ़ा हुआ होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल में, तो डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट को दिखाता है, और आप ओवरऑल जितना भी केमिकल काइनेटिक्स में डेरिवेशन पढ़ेंगे वो इसी पे चलता है, डी एक्स बाई डी टी पर ही, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसी चीज को लिखा है कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये आर इंस्टेंटेनियस हो गया, यानी रे इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। बस खाली आपने क्या करना है, जहां भी डेल्टा था यहाँ पे, वहां पे आपको डी लगा देना है, बस सारा काम वही था। यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है। ये डिसअपियर हो रहा है, ये अपियर हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है
द इनिशियल रेट इज द इंस्टेंटेनियस रेट एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। इनिशियल रेट जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट यानी बिगिनिंग, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस टाइम पे अगर आपने रेट मेजर किया तो वो इंस्टेंटेनियस रेट के कैटेगरी में आ जाता है। और आप थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 2NO2 एंड हाफ O2 ओवर टाइम दिया गया है। यहाँ पे ग्राफ बनाया है मैंने, थोड़ा सा समझ लीजिए इसे क्या है इंस्टेंटेनियस और एवरेज में फर्क, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है बच्चे समझ नहीं पाते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, और आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाएंगे आपके दिमाग में नहीं आएगी वो बात। आपको दिमाग बस समझिए, छोटा सा पॉइंट है जिसको समझ लेना है, और ये जिसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, इधर टाइम पीरियड है, इधर कॉन्सेंट्रेशन है वाई एक्सिस पे। अब आप देखिए हो क्या रहा है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है भैया कि आप देखिए ये N2O5 का क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है टाइम के साथ, और इन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इन लोगों का बढ़ रहा है यानी ये प्रोडक्ट होगा बढ़ रहा है, और रिएक्टेंट का क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन घटता जाता है समय के साथ, तो ये घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, एवरेज रेट मैंने लिखा है, एकदम ध्यान से इसे अपनी कॉपी पे लिख के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया है यहाँ पे। एवरेज रेट का मतलब है डिटरमाइन द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 बिटवीन 2 मिनट्स एंड 6 मिनट्स। अब देखिए N2O5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 का अगर निकालने कहा जाए कि रेट निकालिए बिटवीन 2 एंड 6 मिनट, 2 एंड 6 मिनट के बीच में क्या स्पीड है वो अगर मेजर करना है तो उसे एवरेज रेट कहेंगे। यानी दो मिजरेबल टाइम पीरियड, या फिर यूं कहिए कि दो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बीच में अगर हमें रेट निकालने की बात करी जाए तो एवरेज रेट है। यानी कि जैसे यहाँ पे कहा कि 2 और 6 मिनट के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 निकाल के बताइए। ठीक है, तो क्या है एवरेज रेट हो गया। लेकिन अगर यही कहता कि डिटरमाइन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट 2 मिनट्स, 2 मिनट पे क्या है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ये बताइए, यानी एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि 2 मिनट, आपको रेंज नहीं दिया, 2 मिनट पे क्या है वो बताना है, तो वो क्या हो गया इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। इंस्टेंटेनियस रेट इज डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व एट दैट टाइम। देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, मान लीजिए 2 मिनट पे कंपोजिशन बताना है, ये यही है इंस्टेंटेनियस रेट एट 2 मिनट्स। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा है वो समझ लीजिए, इसको ध्यान से रखिएगा कि इंस्टेंटेनियस रेट को डिटरमाइन किया जाता है कैसे, फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या, स्पर्श रेखा, इससे जो टच करती हुई रेखा है इसके स्लोप का पता कर लेते हैं आप, तो क्या हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट का पता चल जाता है। ये न्यूमेरिकल में बेहतर तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो ये चीज हो गया, टेंजेंट समझ गए, स्लोप आप समझते हैं क्योंकि आपने इस टाइप का चीज अपने मैथ्स में, मतलब अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये मैथ्स में क्या है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री करके है ना बुक में चैप्टर, तो उसमें आता है। ठीक है, खैर मैं भी आपको बताऊंगी क्योंकि यहाँ केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा, तो वो तो मैं आपको बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, जो भी कुछ पढ़ाया है आपको पीछे वो सारा मैंने यहाँ लिखा है, ताकि क्लास 12 के अंदर 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख पाए अच्छे तरीके से। देखिए एवरेज रेट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज मेजर्ड एज द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द होल टाइम पीरियड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। जबकि इंस्टेंटेनियस क्या है, rate of chemical reaction that is measured as the change of concentration of reactant or product during a known time period। देखिए यहाँ तक दोनों के डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जहाँ पे आपका दिया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ तक दोनों में सेम लिखिएगा। बस यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ, ड्यूरिंग द होल टाइम पीरियड, यानी या तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग द टू गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या एवरेज रेट।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग अ नॉन टाइम पीरियड। नॉन टाइम पीरियड पे अगर हो जाता है तो वो इंस्टेंटेनियस है। ऐसे होल टाइम पीरियड को देख लिया जाए, एक पूरे एवरेज निकाल लिया जाए। एवरेज हम लोग बोलते भी हैं कि एक एवरेज बताओ कितने स्पीड में आपने ये काम किया, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्या हो जाता है, एवरेज रेट कहलाता है। उसके बाद देखिए, इट इज अ मेजर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड हो गया, और ये वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो जाएगा। आर एवरेज को ऐसे शो करते हैं हम लोग, है ना। आर एवरेज, यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लगा दीजिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म लगना जरूरी है। तो ये हो गया आपका। और इंस्टेंटेनियस के लिए जो आपने पीछे देखा ना, यहाँ थोड़ा ये हो गया तो ओवरराइट हो गया, तो इसको कट कर दिया है मैंने, इसे आप लिखिएगा नहीं, ठीक है। थर्ड हो गया, आर इंस्टेंटेनियस लिमिट टेंस टू जीरो, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt। क्या लिखा हुआ है, dx बाई dt, जो पीछे है ना वही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब आइए, बारी आती है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, तो वो क्या हो गया मेरा, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो यूनिट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट का यूनिट क्या होगा, तो देखिए समझिए, बहुत ईजी है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऊपर भी रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऊपर हो गया। नीचे आपने क्या देखा, टाइम है, तो टाइम लिख दिया। अब कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है, जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा रखा है, तो इसी बैच को पढ़ाया है, ठीक है। तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को जनरली जो है हम लोग मोलारिटी में शो करते हैं, मोल पर लीटर में, जनरली मोल पर लीटर में। तो देखिए, इसको अगर हम देखें तो यूनिट कैसे हो गया, कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम। कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रह गया, टाइम ऊपर चला गया, तो कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन को हमने शो कर दिया किससे, मोल पर लीटर से। मोल पर लीटर यानी मोलारिटी से, और पर सेकेंड, क्योंकि टाइम का क्या होता है यूनिट, एसआई, सेकेंड, ठीक है। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, कुछ भी याद करने में परेशानी है, कॉन्सेंट्रेशन का याद रखिए, मोलारिटी होता है मोल पर लीटर, तो इस कॉन्सेंट्रेशन की जगह हो गया मोल पर लीटर। और टाइम चूंकि ऊपर गया है तो पर टाइम हो गया है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही हो गया मेरा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, अगर आपका रिएक्शन गैसियस हो तब कैसे करेंगे पता, ठीक है। The concentration of gases expressed in term of their partial pressure, the unit is atmosphere per second। जैसे देखिए, टाइम तो बदलेगा नहीं, टाइम तो यूनिवर्सल है, सेकंड ही रहेगा। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन टर्म जहाँ पे आपका सॉलिड स्टेट वाला चीज रहेगा, सॉलिड रहेगा, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को ले लीजिएगा, सॉलिड और लिक्विड। लेकिन अगर गैसेस स्टेट में रहेगा, रिएक्शन गैसेस स्टेट में है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके किसके, पार्शियल प्रेशर के। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दियर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए आपको कि मतलब जब गैसेस स्टेट में होता है तो ये वहां पे क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाता है। ये पार्ट आपको पढ़ाया गया होगा 11th क्लास के केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। चलिए, जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लेते हैं अब हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब समझिए, यहाँ से न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको समझेंगे तभी आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे। जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दो केस में मैंने बांटा है इसे। केस नंबर फर्स्ट रखिए, जिसमें दिया है कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम। यानी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब होता है जो कोफिशिएंट होता है, जो उसके लगे हुए लिखा रहता है, वो क्या होता है, वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। अगर दोनों तरफ बराबर हो, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर हो, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं HgCl2, तो इसके आगे भी एक है, इसके आगे एक है, और इसके आगे भी क्या है, एक है। तो सभी का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं कैसे, देखिए, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्टेंट है ना आपका, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। तो देखिए, निगेटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg बाय डेल्टा टी लिखा, इक्वल्स टू निगेटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 बाय डेल्टा टी लिखा। और इनको लेना है तो प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HgCl2 बाय डेल्टा टी लिया। प्लस माइनस आपने समझ लिया कि ये डिसअपियर हो रहा है, ये हमारा अपियर हो रहा है, ठीक है ना।
ये हो गया हमारा। अब क्या करना है देखिए, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। एकदम इसको समझ लीजिए ध्यान से कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी एक भी रिएक्टेंट का, अगर रिएक्टेंट यहाँ पे क्या था, दो रिएक्टेंट दिया है, तो किसी भी एक रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस का जो रेट होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा किसके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, देखिएगा इसका न्यूमेरिकल में कैसे यूज होता है। नाउ केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, जब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 2HIGH2I2, तो देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा कि कॉन्सेंट्रेशन जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो प्रोडक्ट का है यहाँ पे 2 है, इन लोगों का 1 1 है। ठीक है, ऐड करके नहीं देखना होता है, पर्टिकुलर देखते हैं, ये एक है, ये एक है, ये दो है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान दीजिए, ये रिएक्टेंट है तो निगेटिव तो लगेगा ही लगेगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI हुआ बाई डेल्टा T हुआ। इसको आपने क्या करना है, इसके जो ये आपको स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। अब आप कहेंगे कि ये क्यों होता है, तो ये बैलेंस करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, HI डिकम्पोज कर रहा है H2I2 में। ठीक है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन यहाँ पे ये 2 गुना डिकम्पोज हो रहा है, तो रेट, चूंकि हमने कहा डेफिनेशन में कि रेट ऑफ disappearance of any of the reactant is equal to same as rate of appearance of the product होता है। तो वैसे केस के लिए मुझे इन्हें बराबर करना होगा ना, तो इसके जो डिकम्पोजिशन को, यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन 2 गुना हो रहा है और बन रहा है आधा 1 गुना, तो इसके डिकम्पोजिशन को बैलेंस करने के लिए इसी के स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 2 से डिवाइड कर देना होता है, ताकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दिस इक्वल्स हो जाए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दैट। ठीक है, बात आई समझ में, तो ये चीज है। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे ये हो गया, प्रोडक्ट के लिए प्लस प्लस में गया और लिख दिया आपने, सब चीज समझा हुआ है आपका, नोट करके लिखा है मैंने। फॉर अ गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर अ गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। देखिए मैंने जो अभी ऊपर आपको समझाया वो मैंने यहाँ नोट करके लिख ही दिया है, परेशान नहीं हुए। जो भी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है आपको नहीं पता होगी, आपको नहीं पता है, मतलब हो सकता है आपको नहीं पता हो, ऐसा नहीं कि सभी को नहीं पता होगा, तो वो लिख देती हूँ मैं, ताकि आप अपने नोट्स पे लिखें। और ये सब जो लिखा, नोट करके लिखा है, मीन्स की वेरी वेरी, देखिए सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक जो आपने अभी पढ़ा है उसी रिलेटेड उससे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया था, फॉर द रिएक्शन N2O5G 2NO2 प्लस हाफ O2, जो आपने पहले उधर देखा है ना, एक रिएक्शन मैंने लिखा था इस तरह का ग्राफ के समय। ठीक है, यानी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो रहा है, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, रिएक्शन आप फिर से लिख लिया, यहाँ पे आपने N2O5 गैसियस स्टेट में है, 2NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये हाफ O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, देखिए आपको लिखना क्या है, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी में भी लिखा जा सकता है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, तो आप दोनों के हिसाब से लिखिए ताकि आपको सीखना है अभी। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा मेरा, निगेटिव डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई dt। उसी तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए देखिए ये है ना, तो जैसे वहां आपको मैंने सिखाया कि जो भी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो उससे डिवाइड कर देना है आपको बैलेंस करने के लिए, तो हाफ DNO2 बाई dt हो गया। उसी तरह से इनके लिए, इन भाई साहब के लिए समझिएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, तो देखिए यहाँ इसका क्या है, हाफ है ना, तो आपका यहाँ 2 गुना था तो आपने आधा कर दिया, इसको 2 गुना को आधा किया बैलेंस करने के लिए, ये तो आधा है, तो आधा कैसे करेंगे, देखिए आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है कि 1 डिवाइडेड बाई 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 1/2 होगा, क्योंकि जब 2 था तो 1/2 हुआ, तो 1/2 है तो 1/2 कर दिया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये इस तरीके से आपके सामने 2DNO2 dt हो जाएगा। डायरेक्ट मैं 2 लिख देती हूँ यहाँ पे, तो फिर आपको लोचा हो जाता कि 2 आपने लिखा कैसे, ये तो आधा था, कैसे किया। अब ये लफड़ा नहीं ना है आपकी लाइफ में, आपको क्या है आसानी से समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ।
जब एक दो है तो उसको आधा किया, तो जब आधा है तो उसे 1/आधा करेंगे ना, 1/आधा करेंगे तो कर दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी? तो कोई परेशानी नहीं। मतलब आप देखिए कि ये भी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रेट को कर रहा है, ये भी कर रहा है, क्योंकि ये है रिएक्शन में, तो हम तीनों से दिखा सकते हैं कि ये तीनों ही क्या है, इक्वल है आपस में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए क्या कहा, यहाँ तो लिख के ही कहा कि आप एक्सप्रेस करें रेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम दोनों को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे दिया है, PCl5 गैस, PCl3 गैस, Cl2 गैस। तो आप रेट करेंगे, तो देखिए जो यहाँ आपने ऊपर देखा है ना, अब इतना कथा नहीं बांचेंगे, हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने ये तो सीख ही लिया है ना। तो डायरेक्ट यहाँ करते हैं, ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, तो ये डिसअपियर होगा, तो डिसअपियर निगेटिव हो गया, बस हो गया। उसी तरह से PCl3 है, तो ये अपियर हो रहा है तो प्लस हो गया, ये भी अपियर हो रहा है प्लस हो गया। और चूंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सबका सेम है, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसलिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 2NO2 गैस प्लस O2 गैस 2NO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो गया मेरा, NO2, तो DNO2 आप लिखोगे बाय DT, और ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइड हो गया, निगेटिव आपने समझ लिया कि डिसअपियरेंस को शो कर रहा है। फिर O2 पे आ जाइए, तो निगेटिव DO2 बाई DT हो गया। उसी तरह से यहाँ पे ये चूंकि अपियर हो रहा है तो हाफ इतना हो गया। क्लियर हो गया आपको? इस क्वेश्चन को मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने नहीं बनाया है, इसे खुद से बना लीजिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये डिसअपियरेंस, ये डिसअपियरेंस, ये अपीयरेंस है, ये दोनों में निगेटिव लगा दीजिएगा, इसके साथ पॉजिटिव लगा दीजिएगा, इसके साथ हाफ कर दीजिएगा और आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बना लीजिएगा, इसे होमवर्क है ये। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लिया है, इन द रिएक्शन N2 गैस 3H2 गैस 2NH3 द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज इतना। रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी ये रेट ऑफ फॉर्मेशन तो इसी का देगा ना, क्योंकि फॉर्म तो यही कर रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ गए आप, ये कौन क्या है, ये यूनिट है किसका, रेट का। ठीक है ना, यूनिट याद रखा कीजिए दिमाग में रखिए, ताकि न्यूमेरिकल के समय कहीं कहीं कुछ कुछ ट्रिक्स टिप्स जो आप समझते हैं ना, वो इसी से आता है। ठीक है, तो ये है आपके रेट का यूनिट हो गया। कैलकुलेट क्या क्या करना है, देखो भाई, द जनरल रेट ऑफ द रिएक्शन, दूसरा द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2, और नेक्स्ट द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2। तो सबसे पहले जनरल रेट कर दीजिए। जनरल रेट क्या हो जाएगा, एनी वन ऑफ द हो जाएगा, ये हो जाएगा जनरल रेट माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन N2 बाई dt। कहीं पे अगर नहीं बोलूं कॉन्सेंट्रेशन तो रोने मत लगना भाई मेरे, 50 बारी बोल चुकी हूँ पीछे ना, तो इसलिए यहाँ पे नहीं भी बोलूं तो समझना, अंडरस्टैंडिंग करना इस बात का कि हाँ भैया ये है तो कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, माइनस डी N2 बाई dt, तो यहाँ पे फिर 1/3 हो गया, क्योंकि रिएक्शन में यहाँ 3 है, तो ये हो गया और ये हो गया, एनी वन ऑफ द हो गया, ये जनरल रेट हो गया, ये जनरल तरीका हो गया इसमें से जिससे रिप्रेजेंट करना है करो। लेकिन अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 निकालना है हमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखा है, इसी से हमारा काम बनेगा। तो चलिए हम लोग काम बनाते हैं अपना। तो पहले रेट ऑफ कंजम्पशन करिए आप, तो कंजम्पशन करेंगे आप N2 का ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए N2 यहाँ है ना आपके सामने, N2 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, डी माइनस डी N2 बाई dt आप कर देंगे। ठीक है, ये तो आपने दिखा दिया एक जनरल फॉर्म फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये जो इक्वेशन है आपका सामने में, इसमें क्या है, ये बराबर है ना इसके, ये तीनों आपस में बराबर, तो कोई किसी का भी बराबर हो सकता है। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे जिस जिस चीज से हमारा काम बनेगा उसको लाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किया तो माइनस डी N2 बाई dt हाफ डी NH3 बाई dt हो जाएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस बराबर होता है रेट ऑफ अपीयरेंस के, अभी बताया है पीछे भी आपको कि एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस को इक्वल्स टू कर सकते हैं आप इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट भी। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया,
ये इसलिए किया क्योंकि NH3 के बारे में इंफॉर्मेशन पता है हमें, इसलिए ऐसा किया। NH3 ही क्यों लिया? इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये मालूम है कि NH3 का फॉर्मेशन का रेट पता है। तो आपने यहाँ पे कर दिया हाफ और ये रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, उसी को लिखा है मैंने यहाँ पे और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये 5 इंटू 10⁻7 था, तो 2 से डिवाइड करोगे 2.5 हो जाएगा। तो 10⁻7 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये मेरा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे मेरा डन, सॉरी सेकंड डन हो गया। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 आपका क्या आ गया? N2 का कंजम्पशन कितना हो रहा है? 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया आपको? अब थर्ड पार्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता था? द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 बताओ। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2, H2 तो यहाँ है ना, ये इसके हिसाब से जब आप लिखेंगे तो ये वाला पार्ट लिखेंगे, तो ये बराबर इसके होगा कि नहीं होगा? ये बराबर इसके या ये बराबर इसके हो जाएगा। किसी के साथ भी बनाओगे ना तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये बराबर इसके, चूंकि ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो हम लोग इसको बराबर इसके कर देते हैं। तो कुछ नहीं, वही करेंगे यहाँ पे लाके। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही यहाँ पे भी आप लिख सकते हो फिर से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा इतना बराबर इतना, तो ये 3 यहाँ चला आया इतना। तो ये तो पता है हमें, ये वाला पार्ट पता है, 5.0 इंटू 10⁻7 मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया है। तो 2 से इसको डिवाइड किया था तो यहाँ पे आया था ना 2.5 इंटू 10⁻7, तो वही फिर से लिख दिया यहाँ पे इसको ऐसे कट करके। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7.5 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ आज हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था आगे अभी, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, कैसे कोई डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट का इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बराबर होता है, कैसे न्यूमेरिकल में उसका यूज करेंगे, कैसे करना है, ये सारी बातें मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझने में कहीं कोई परेशानी रह जाती है, कहीं कोई मतलब कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा टॉपिक रिलेटेड इससे कि जो आपने नहीं समझा, नहीं पकड़ पाए आप, तो जैसे ही वीडियो देखिएगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि अभी ये क्लास अभी लंबी चलेगी। मतलब अभी आज केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट क्लास मैंने लिया है ना, इसके बाद तो अभी ढेर सारा क्लास लूंगी, 5-6 क्लास तो जरूर लूंगी ना इस पे। तो उस 5-6 क्लास में आपके प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी, इसी आशा के साथ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ के समझ के कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बने रहेंगे साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।